नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का MEP मैक्स इंग्लिश पॉइंट में और मिशन विजय भव की सीरीज में भी, जिसमें टेस्ट 14 अपने 1 से लेकर 14 तक पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सीरीज कि जो ये टेस्ट चल रहा है वो कैसे चल रहा है, आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। और चलिए शुरू करते हैं। आज का जो अपना टेस्ट रहेगा वो रहेगा ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ सेंटेंसेज एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं टेस्ट 15 को। चलिए, पहले क्वेश्चन हल करने से पहले मैं एक छोटी सी समरी बताता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो चलिए इस समरी को, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को ये समरी वाला कुछ चीजें ऐसे टेक्निकल होती हैं जिसमें थोड़ी समरी की जरूरत है। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, ट्रांसफॉर्म करना भी बदलना होता है और चेंज करना भी बदलना होता है, बट दोनों में एक थिन लाइन है बीच में, दोनों में एक डिवीजन है। क्या है ये कि ट्रांसफॉर्म जब आप किसी सेंटेंस का करते हो तो उसमें स्ट्रक्चर तो उसका चेंज हो सकता है, बट क्या चीज चेंज नहीं होती, मीनिंग चेंज नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करो तो उसका स्ट्रक्चर आप चेंज कर सकते हो, लेकिन उसका मीनिंग है वो नो चेंज होगा, उसको आप चेंज नहीं करोगे, ये ध्यान रखना है। जबकि चेंज में स्ट्रक्चर तो होता ही है, उसके साथ साथ में मीनिंग भी, दोनों चेंज होते हैं। तो चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हुआ रूपांतरण। इसका मतलब इसमें स्ट्रक्चर तो बदल सकता है, लेकिन इसमें क्या चीज नहीं बदलेगी, मीनिंग नहीं बदलेगा सेंटेंस का। जबकि चेंज में स्ट्रक्चर और मीनिंग दोनों बदल जाते हैं। तो दोनों के एक एक एग्जांपल को देखते हैं। जैसे मैंने लिखा ही इज ही इज हैप्पी, मैंने ये लिखा। अब मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा ही इज नॉट हैप्पी। अब मुझे आप बताओ कि इन दोनों सेंटेंस में पहला जो सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव और दूसरा है नेगेटिव। अब ये बदलाव हुआ है, ट्रांसफॉर्म हुआ है या चेंज हुआ है? देखिए मीनिंग को समझिए। ही इज हैप्पी, वह खुश है। ही इज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। तो मतलब वो खुश है, वो खुश नहीं है। मीनिंग बदला नहीं बदला? बदल गया। स्ट्रक्चर भी बदला। इसका मतलब ये हो गया चेंज। लेकिन इस सेंटेंस को अगर ट्रांसफॉर्म करना हो नेगेटिव में, ये तो अफर्मेटिव से नेगेटिव में क्या कर दिया हमने, चेंज कर दिया। अगर इसको ट्रांसफॉर्म करना हो तो मीनिंग चेंज नहीं होगा नेगेटिव में, फिर इसको कैसे लिखा जाएगा? ही इज नॉट अनहैप्पी, वह दुखी नहीं है। अब इसका मतलब दूसरा मीनिंग क्या निकला इसका? वह दुखी नहीं है, इसका मतलब वो खुश है। तो हमने नेगेटिव भी बना दिया और मीनिंग भी नहीं बदला। तो ऊपर वाले में आपने नेगेटिव बनाया लेकिन मीनिंग चेंज हो गया, वो खुश है वो खुश नहीं है, तो ये तो हो गया चेंज। जबकि नीचे वाले सेंटेंस में ही इज नॉट अनहैप्पी, ये क्या होगा? ट्रांसफॉर्म हो गया। कहने का मतलब आपने स्ट्रक्चर तो चेंज किया लेकिन मीनिंग नहीं बदला। अब मीनिंग वही निकलेगा, वो दुखी नहीं है, इसका मतलब दूसरे शब्दों में वो खुश है। तो ये तो है ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल और ये है चेंज का एग्जाम्पल। तो आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस को आपको ट्रांसफॉर्म करना है या चेंज करना है। दूसरी, ट्रांसफॉर्मेशन कितने सेंटेंसेस का होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि बात चल रही है चेंज की तो चल ही नहीं रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की चल रही है। तो देखो डिग्री है, डिग्री भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक एग्जाम्पल होता है। और उसके बाद में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, उसका भी स्ट्रक्चर चेंज होता है, मीनिंग चेंज नहीं होता, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही एग्जाम्पल है। उसके अलावा जो सेंटेंस होते हैं ये तो अपने आप में चैप्टर हैं जिनको हम अलग से ही पढ़ लेते हैं, लेकिन जब पूछते हैं ना कि सेंटेंसेस के ट्रांसफॉर्म करो, तो सेंटेंसेस के दो टाइप के ट्रांसफॉर्म होता है। एक तो होता है सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पे जो सेंटेंस होते हैं उनमें, और एक होता है सेंटेंस बाय पर्पस, पर्पस के हिसाब से होता है। स्ट्रक्चर में होते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये तीन प्रकार के सेंटेंस आते हैं।
और पर्पस में आता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, है ना, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, इन सब का बदलाव होता है। तो जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाता है तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, डिग्री का, एक्टिव वॉइस यानी वॉइसेस का, नरेशन का, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही एग्जांपल है, चेंज का नहीं है, इसमें मीनिंग चेंज नहीं होता। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन जब अलग से चैप्टर लग रहा है तो क्योंकि डिग्री, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है तो ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन ग्रामर में इनको अलग चैप्टर में ही देखा जाता है। तो जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाता है तो आपको सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है, यानी कि स्ट्रक्चर के आधार पर होने वाले सेंटेंस, सिंपल को कंपाउंड में, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में बदलना। उसी प्रकार से पर्पस के हिसाब से अफर्मेटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव या इंपेरेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना। तो जल्दी से समरी बताता हूं स्ट्रक्चर के आधार पे कैसे होता है। सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पे मैंने बताया कि 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स। जो पूछा जाता है, एक और टाइप होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, जो जनरली पूछा नहीं जाता। अब आप इनकी परिभाषा को समझो और आप उत्तर दे सकते हो। तो थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं, वैसे पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा। सिंपल सेंटेंस की परिभाषा ये कहती है कि सिंपल सेंटेंस एक मेन क्लोज होती है, उसमें बस 1 मेन क्लोज होती है। सिंपल सेंटेंस में 1 मेन क्लोज है, इसका मतलब इसमें एक तो फाइनाइट वर्ब होगी बस। ये ध्यान रखना, फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट, पर्सन, टेंस के आधार पे बदलती है, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद आने वाली वर्ब फाइनाइट वर्ब होती है, जो क्या करती है, सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के तो नहीं, आप टेंस के हिसाब से बदलती है। तो सिंपल सेंटेंस में एक मेन क्लोज होती है और एक ही फाइनाइट होती है। तो रही बात नॉन फाइनाइट की, जेरेंड, पार्टिसिपल, टू इन्फिनिटी वाली, ये कितनी भी हो सकती है। कंपाउंड सेंटेंस में 2 मेन क्लोज होती है, 2 मेन क्लोज होती है, 1 मेन क्लोज प्लस 2 मेन क्लोज। और कंपाउंड में ध्यान रखना है कि कंपाउंड जो सेंटेंस होता है वो किन से जुड़ा होता है, वो इनसे जुड़ा होता है, फैन बॉयज या नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है ना। ये क्या है? ये सारे कोरिलेटिव या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल सेंटेंस में तो क्या होता है, एक फाइनाइट वर्ब होती है बस, और एक मेन क्लोज बना लेती है, दैट्स ऑल। सिंपल को तो ये करना है। कंपाउंड देखना है, उस समय आपको देखना है कि दोनों सेंटेंस कनेक्ट किससे हो रहे हैं, या तो वो फैनबॉयज यानी कि फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो, इनसे होगा, या नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन कंजंक्शन से होगा। ये कंजंक्शन कौन से कंजंक्शन होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। इसका मतलब कोऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजंक्शन 2 मेन क्लोजेस को जोड़ती है, तो वो कौन सा सेंटेंस बनाता है? कंपाउंड। 2 मेन क्लोज है तो दोनों में क्या होगी? दोनों की फाइनाइट वर्ब होगी, है ना। एक मेन क्लोज है तो एक फाइनाइट वर्ब। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी 2 क्लोजेस होती है, लेकिन उसमें एक क्लोज तो होती है मेन क्लोज और दूसरी होती है सबऑर्डिनेट क्लोज। अब सबऑर्डिनेट क्लोज की पहचान, मेन क्लोज की तो पता है आपको कि एक उसके आगे कुछ नहीं लगता वैसे जनरली। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के आगे, सबऑर्डिनेट क्लोज के आगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगते हैं। अब इनके अलावा ध्यान रखो, इनको याद कर लो, इनके अलावा जितने भी कंजंक्शन है वो सबऑर्डिनेट होते हैं। जैसे WH वर्ड है, वो सारे व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, ये सारे कौन से हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ये जिस भी क्लोज के आगे लगे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। उसके अलावा इफ, बिकॉज, सिंस, although, though, yet, as soon as well as, ये जितने भी कंजंक्शन है ये सारे कौन से हो गए? कॉम्प्लेक्स। तो आपको करना क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान करनी है, तो ये कंपाउंड को बनाते हैं। इनके अलावा जितने भी कंजंक्शन बच गए वो सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और वो सबऑर्डिनेट क्लोज का निर्माण करते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लोज और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। बस इतना ध्यान रख लो और आप क्या कर सकते हो? सेंटेंस को हल कर सकते हो। ये मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए बताया क्योंकि इसको चैप्टर को ऐसे तो 3-4 घंटे लगेंगे अच्छे से समझने में, क्योंकि आपने पढ़ के आए हो, पेपर नज़दीक है, तो समरी के हिसाब से बताया। चलिए शुरू करते हैं कि किस प्रकार से इनको हल किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज अ सिंपल सेंटेंस। तो परिभाषा याद कर लो सिंपल सेंटेंस की क्या होती है, कि कौन सा इनमें से सिंपल सेंटेंस है। इफ यू वांट आई कैन हेल्प यू
फ्लोइंग वाटर इज ऑलवेज क्लीन, शी वर्कड हार्ड येट शी फेल्ड, नो सूनर डिड ही सी मी दैट ही रैन अवे। ये दैट ना होके यहाँ पे आएगा, है ना, याद आ गया ना। चलिए बताइए, ये यहाँ पे नो सूनर क्या कर रहा है, इन्वर्जन कर रहा है, आपको पता है ना, पीछे मैंने अच्छे से बताया। तो बताइए कौन सा इसमें सिंपल सेंटेंस नहीं है। तो परिभाषा की तरफ जाओ। सिंपल सेंटेंस क्या करता है, उसमें एक सब्जेक्ट और एक उसकी फाइनाइट होती है। फाइनाइट मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आने वाली, और वर्ब नहीं होती। फाइनाइट का मतलब है जिससे सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़े उसका। तो देखो नो सूनर ही के हिसाब से डिड लग गया, एक वर्ब हो गई। दैट के ही के हिसाब से रैन अवे, ये दूसरी वर्ब हो गई। दो फाइनाइट हो गई इसमें, एक तो ये हो गई डिड सी और दूसरी हो गई रैन अवे। तो इसका मतलब फाइनाइट वर्ब तो एक होती है, ये तो कट हो गया। फिर आपको पूछ ले ये है कौन सा, तो बताएंगे। शी वर्कड हार्ड, शी के अकॉर्डिंग वर्कड आ गई, एक वर्ब मेन वर्ब। शी फेल्ड, ये दूसरी आ गई, दो वर्ब आ गई, तो ये भी कट हो गया। अपने को तो एक ही वर्ब चाहिए। इफ यू वांट आई कैन हेल्प यू, इफ यू वांट यू के हिसाब से वांट आ गया और आई के हिसाब से कैन आ गया, तो दो वर्ब हो गई, इसमें भी ये कट हो गया। फ्लोइंग वाटर, चलता हुआ पानी या बहता हुआ पानी, इज ऑलवेज क्लीन, इज एक ही वर्ब आई है इसमें, तो ये हो गई फाइनाइट वर्ब। फ्लोइंग वाटर के हिसाब से इज लगा है, ये हो गई आपका सही उत्तर। तो इसमें उत्तर हो गया बी। अब आपको पूछ ले कि चलो ये सिंपल हो गया, बाकी कौन से हैं, तो बाकी देखते हैं। पहला देखते हैं ये नो सूनर डिड। देखो मैंने बताया था फैन बॉयज नॉट ओनली बट ऑल्सो, वो लग रहे हैं क्या, नहीं लग रहे, इसका मतलब नो सूनर लग रहा है। नो सूनर कंजंक्शन जब लगता है तो वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और क्या बना देता है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। शी वर्कड हार्ड येट शी फेल्ड। अब देखो शी वर्कड हार्ड, फिर लगा है येट शी फेल्ड, तो इसमें दो क्लोज हैं, शी के हिसाब से वर्कड है, शी के हिसाब से फेल्ड है, दो क्लोजेज हैं। और येट से जुड़ी है, फैन बॉयज से जुड़ी हुई है। फॉर फैन का एफ एंड नॉर येट, येट आता है किसमें, फैन बॉयज, जो कि कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। और ऊपर वाले में इफ कंजंक्शन आया है, मैंने बताया था फैन बॉयज और उनमें से नहीं है, तो वो सारे कंजंक्शन क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट। और ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, तो कंडीशनल सेंटेंस सारे कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा सेंटेंस कौन सा है, तब जाके होता है। और बहुत ही ईजी है, आपको फैन बॉयज और नॉट ओनली बट ऑल्सो वो वाला याद कर लो। और सिंपल सेंटेंस की परिभाषा आपको पता ही कि उसमें एक फाइनाइट होती है, तो रही हुई बातें सारी क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स में आ जाएगी। तो जिन्होंने इसमें बी उत्तर किया उनका सही है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। He must accept his fault otherwise he will not be spared। आपको चेंज करना है कॉम्प्लेक्स में, किसमें करना है, कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स का दिमाग में आते ही क्या करना है, एक तो उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी और एक मेन क्लॉज होगी, ठीक है। He who is at fault must accept to be spared or not। Not only he will accept his fault but also he will be spared। Unless he accepts his fault he will not be spared। If he does accept his fault he will not be spared। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। एक दूसरी बात, ट्रांसफॉर्म जब करते हैं तो मीनिंग आपको जरूर देखना है कि कहीं मीनिंग में चेंज तो नहीं हो रहा। मीनिंग में चेंज हो रहा है तो वो ट्रांसफॉर्म नहीं है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म और चेंज में जो डिफरेंस बताया मैंने वो ध्यान रखना है। प्रत्येक सेंटेंस को 3 बार पढ़ो, आपको उत्तर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, ये सेंटेंस क्या है, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। ही मस्ट एक्सेप्ट हिज फॉल्ट, उसको अपनी फॉल्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, गलती एक्सेप्ट करना चाहिए। अदरवाइज ही विल नॉट बी स्पेयर्ड, अन्यथा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ओके चलिए, ही हु इज एट फॉल्ट मस्ट एक्सेप्ट टू बी स्पेयर्ड और नॉट। हु लग गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, लेकिन इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, ही हु, जो भी, वो व्यक्ति जो भी हो, उस इज एट फॉल्ट, उसकी गलती है। उसमें लिखा हुआ है कि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसमें बताया कि उसकी गलती है और उसको छोड़ा भी जा सकता है और नहीं छोड़ा भी जा सकता है। और इसमें लिखा हुआ है कि छोड़ा नहीं जा सकता, तो इसमें कहा है छोड़ा, स्पेयर्ड और नॉट, इसका मतलब छोड़ा भी जा सकता है और नहीं छोड़ा भी जा सकता है। तो मीनिंग में चेंज हो गया। हालांकि हु लग रहा है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बता रहा है, बट मीनिंग एकदम से बदल गया। इसमें तो कहा है कि जो व्यक्ति उसने गलती की है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, अदर उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इसमें कहा है कि वो व्यक्ति जिसने यहाँ पे गलती की है मस्ट एक्सेप्ट टू बी स्पेयर्ड और नॉट, तो उसको स्पेयर्ड और नॉट किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन आ गया, ऑप्शन तो होगा ही नहीं, और कंजंक्शन भी नहीं आता। दूसरा, नॉट ओनली ही विल एक्सेप्ट, ना केवल वो एक्सेप्ट करेगा हिज फॉल्ट बट ऑल्सो ही विल बी स्पेयर्ड।
बल्कि उसको छोड़ा भी जाएगा। देखो पहली बात तो इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, फिर ये देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजंक्शन किस में लगता है, कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करता है। तो आपको तो कॉम्प्लेक्स पूछा है, ये वैसे गलत हो गया। अब इन दो को देखिए, अनलेस ही एक्सेप्ट हिज फॉल्ट, अगर वो अपनी फॉल्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है, ही विल नॉट बी स्पेयर्ड, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो इसका मीनिंग ही मस्ट एक्सेप्ट हिज फॉल्ट अदरवाइज ही विल नॉट बी स्पेयर्ड, उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए वरना उसको बख्शा नहीं जाएगा। मीनिंग निकल रहा है। चलो नीचे वाले में, इफ ही डज एक्सेप्ट हिज फॉल्ट, अगर वो अपनी फॉल्ट को एक्सेप्ट करता है, ही विल नॉट बी स्पेयर्ड, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो ठीक है ना। अब यहां पे देखो अनलेस और इफ में, इनमें डिफरेंस क्या है, मैंने कल भी बताया था कि अनलेस आता है उसमें नॉट नहीं लगता, और इफ आता है तो उसमें नॉट लगता है, तब मीनिंग निकलता है। अगर ये सेंटेंस सही होता, क्योंकि दोनों ही क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं, ये सेंटेंस उस स्थिति में सही होता जब यहाँ पे नॉट लगता, कि अगर वो अपनी एक्सेप्ट नहीं करता है फॉल्ट तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, मतलब उसको करनी चाहिए, है ना। और अगर वो नहीं करता तो वो बख्शा नहीं जाएगा। तो अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट, तो यहाँ पे इफ के साथ में नॉट नहीं आया तो ये मीनिंग ही गलत दे रहा है, तो ये भी गलत हो गया। उत्तर हो गया आपका सी। अगर वो अपनी गलती नहीं फील करता, एक्सेप्ट करता है, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए वरना उसको बख्शा नहीं जाएगा। मीनिंग दोनों के निकल रहे हैं, सेंटेंस भी सही है। ये हो सकता था सही अगर यहाँ पे क्या लगता नॉट, और ये गलत हो सकता था इसमें क्या लगता नॉट, क्योंकि अनलेस के साथ नॉट नहीं आता तो ये गलत हो जाता, और इफ के साथ में नॉट आता है लेकिन लगा नहीं। तो ये दोनों सिमिलर से हैं, थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो दूसरे में सी जिन्होंने किया है उनका सही है, बाकी लोग भी ध्यान दें। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही मिस्ड द ट्रेन बिकॉज ही वॉज लेट। आपको सिंपल सेंटेंस में बदलना है। देखो सिंपल सेंटेंस में जब आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को बदलते हो तो आपके पास में दो वर्ब होती है फाइनाइट, क्योंकि दो दो क्लोजेज होती हैं। सिंपल में तो क्या होता है, एक क्लोज होती है, लेकिन कंपाउंड में दो क्लोज होती है, और कॉम्प्लेक्स में भी दो क्लोज होती है। अब दोनों क्लोजेज में उनकी फाइनाइट वर्ब होती है, जबकि सिंपल में बदलते समय आपको फाइनाइट एक बनानी होती है। तो दो फाइनाइट जब कंपाउंड की होती है और दो इस कॉम्प्लेक्स की होती है, और आप उसको सिंपल में बदलते हो, तो उनकी एक को तो क्या रखोगे आप, फाइनाइट बनाए रखो, और एक वर्ब को नाउन में, एडजेक्टिव में या किसी में आप बदल दो। अदरवाइज अगर दोनों ही रखोगे तो वो सिंपल कैसे बनेगा, समझे क्या। सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट होती है, कंपाउंड में दो और कॉम्प्लेक्स में दो। अब सिंपल से कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में बदलते हो तो हम दो वर्ब बना सकते हैं अपने दिमाग से, लेकिन कंपाउंड में दो होती है, उसको एक में कन्वर्ट करना यानी सिंपल बनाना, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आप क्या करोगे, एक वर्ब तो सेंटेंस के हिसाब से रख दोगे फाइनाइट सिंपल बनाते समय कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स से, और दूसरी वर्ब को आप नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब में बदल देते हो सेंटेंस के हिसाब से, तब वो बनता है। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस है ही मिस्ड द ट्रेन, उसने ट्रेन को मिस कर दिया, बिकॉज ही वॉज लेट। अब ये दूसरी क्लोज हो गई, ये बिकॉज से शुरू है, फैनबॉयज नहीं है, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला भी नहीं है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये मेन क्लोज है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आपको किस में बदलना है, सिंपल में। तो इसकी दो फाइनाइट है, एक तो ये रही वॉज और दूसरी है मिस्ड। अब दो में से किसी एक को रखना है, तो पहली बात तो जिनमें दो दो क्लोजेज हैं वो हटा दो, जैसे सिंस लेट, यहां से चलते हैं, बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि वो लेट था, ही मिस द ट्रेन। एक वर्ब दो वर्ब, दो फाइनाइट, सिंपल में दो फाइनाइट आती नहीं है। दूसरा, सिंपल में कोई कंजंक्शन भी नहीं आता, जनरल वे में कंजंक्शन नहीं। सिंस ही वॉज लेट, ही के बाद में वॉज आ गई, ही मिस्ड द ट्रेन, यहाँ पे वापस दो, तो दो वर्ब फिर से आ गई इसमें। सब्जेक्ट के बाद में तुरंत आने वाली वर्ब फाइनाइट होती है, तो ये भी दो वर्ब हो गई, सिंपल में तो एक चाहिए। अब दो ऑप्शन बचे। अब देखो बीइंग लेट, लेट होने के कारण, तो हमने क्या कर दिया, वॉज लेट को हमने बीइंग लेट में बदल दिया, और बीइंग क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट नहीं, हमें तो फाइनाइट वर्ब एक चाहिए, नॉन फाइनाइट तो कितनी भी हो। ही मिस द ट्रेन, तो सब्जेक्ट के बाद में आने वाली वर्ब क्या हो गई, एक, इसका मतलब ये सेंटेंस हो गया सिंपल। एक वर्ब को आपने किस में बदल दिया, पार्टिसिपल में बदल दिया। आप किसी में बदल सकते हो, नाउन में, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में, लेकिन सब्जेक्ट के बाद आने वाली वर्ब यानी कि फाइनाइट में नहीं बदल सकते। तो यहाँ पे इसको इसमें बदल दिया, क्योंकि कुछ में तो बदलना ही पड़ेगा ना। बीइंग लेट, लेट होने के कारण ही मिस द ट्रेन, की ट्रेन चली गई। अब सिंस लेट, सिंस लेट, लेट क्योंकि वो लेट था,
ही मिस द ट्रेन, ये सेंटेंस ही नहीं बनता। दूसरी बात, सिंस कौन सा कंजंक्शन है, मैंने क्या कहा, कंजंक्शन तो लगता ही नहीं है जनरली सिंपल में, तो सिंस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के हिसाब से ये सेंटेंस गलत हो गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर होगा बी। जिन्होंने बी किया उनका सही है। प्रत्येक चीज का तर्क होता है, बस आपको सेंटेंस समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है और कितने सिंपल आप देखो। इरिगेट द फील्ड्स एंड द क्रॉप्स विल ग्रो फास्ट, इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है। कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में बदलना इजी होता है क्योंकि दो वर्ब होती है उसमें और दो उसमें होती है, सिर्फ कंजंक्शन चेंज कर दो, दैट्स ऑल। तो अब देखो, इरिगेट द फील्ड्स, इरिगेट वर्ब हो गई एक, तो फील्ड्स को इरिगेट करो, और क्रॉप्स विल ग्रो, क्रॉप्स बढ़ जाएंगी। तो ये कौन सा सेंटेंस है, एंड से जुड़ा है, जल्दी से बताओ, सिंपल है क्या, नहीं है क्योंकि दो इसमें फाइनाइट है। दूसरी बात, कंपाउंड है क्या या कॉम्प्लेक्स है, बताओ। अगर कॉम्प्लेक्स होता तो फिर कॉम्प्लेक्स में क्यों बदलना होता। ये कंपाउंड है क्योंकि फैनबॉयज में एंड आया है, एंड से जुड़ा हुआ है, तो दोनों मेन क्लोजेज हैं, एंड से जुड़ी हुई। कंपाउंड सेंटेंस आपको किस में बदलना है, कॉम्प्लेक्स में। तो जल्दी से बताओ क्या होगा। इफ यू इरिगेट द फील्ड्स द क्रॉप्स विल ग्रो फास्ट, इफ यू डोंट इरिगेट द फील्ड्स द क्रॉप विल ग्रो फास्ट, इफ यू इरिगेट द फील्ड्स द क्रॉप्स विल नॉट ग्रो फास्ट, डोंट इरिगेट द फील्ड्स अदरवाइज द क्रॉप्स विल ग्रो फास्ट। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मैंने बताया ना, ट्रांसफॉर्मेशन में मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन में सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड आपको देखना है कितनी फाइनाइट है, आपको ये देखना है कौन सा कंजंक्शन है, बस इतनी ज्ञान हुआ और आपके सारे सेंटेंस सही हुए। तो पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है कि आप सिंचाई करो खेतों में और तुम्हारी जो और अब फसलें हैं वो बहुत तेजी से बढ़ेगी। अब ये सेंटेंस देखो, डोंट इरिगेट द फील्ड्स, खेतों में सिंचाई मत करो वरना फसलें बढ़ जाएगी। मीनिंग तो खेतों में सिंचाई करेंगे तब फसलें बढ़ेगी, ऐसा ही मीनिंग आना था, लेकिन इसमें कह रहा है कि नहीं सिंचाई मत करो वरना फसलें बढ़ जाए, तो ये तो गलत हो गया ना, मीनिंग ही चेंज हो गया, तो सेंटेंस हो गई। अब देखो, इफ यू इरिगेट द फील्ड्स, अगर तुम खेतों में सिंचाई करोगे, द क्रॉप्स विल नॉट ग्रो फास्ट, तो सिंचाई करने से फसलें ज़्यादा जल्दी नहीं बढ़ेगी, ये भी सेंटेंस गलत हो गया, जबकि अपना सेंटेंस था फसलें ज़्यादा कब बढ़ेगी, जब इरिगेट करोगे, ये भी गलत है। अब इन दो में देखते हैं, इफ यू डोंट इरिगेट द फील्ड्स, अगर तुम सिंचाई नहीं करोगे खेतों में, द क्रॉप्स विल ग्रो फास्ट, तो तुम सिंचाई नहीं करोगे तो फसलें ज़्यादा जल्दी बढ़ेगी, ये भी गलत है, सिंचाई करने से बढ़ेगी ना। अब देखो, इन तीनों के मीनिंग चेंज है, इसमें गलती कंजंक्शन की नहीं है, तीनों ही सबऑर्डिनेट है, लेकिन क्या चेंज है, मीनिंग चेंज है, इसलिए गलत है। अब देखो ये सेंटेंस, इफ यू इरिगेट द फील्ड, अगर तुम खेतों में सिंचाई करोगे, द क्रॉप्स विल ग्रो फास्ट, तो फसलें जल्दी बढ़ेगी, का मीनिंग मिल भी रहा है। और ये रहा आपका इफ कंजंक्शन। इफ कंजंक्शन कौन सा बना रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर रहा है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी है, मीनिंग भी सही है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका उत्तर ए। तो जिन विद्यार्थियों ने ए किया उनका सही है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। He proved his innocence, उसने अपनी इनोसेंस प्रूव की। अब ये सेंटेंस कौन सा है पहले बताओ। देखो, he proved हो गया, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब हो गई फाइनाइट, his innocence। अब ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल को किस में बदलना है, कॉम्प्लेक्स में। एक बात देखो, सिंपल में एक ही वर्ब है और कॉम्प्लेक्स में आपको दो चाहिए, और आप सेंटेंस को और ज्यादा छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते, अपने मन से भी नहीं लगा सकते। कैसे बनेगा, चलो मुझे बताना। दैट ही वॉज इनोसेंट वॉज प्रूव्ड, ही प्रूव्ड दैट ही वॉज इनोसेंट, इट इज प्रूव्ड दैट ही वॉज इनोसेंट, इट वॉज ही दैट प्रूव्स हिज इनोसेंस। चलो बताओ इसमें से क्या होगा। आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए और साथ में आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो दो चीज ध्यान होनी चाहिए कि दो फाइनाइट चाहिए आपको, और सिंपल में तो होती है एक। तो क्या करोगे, जैसे ये लिखा हुआ ना इनोसेंस, एक वर्ब बनानी पड़ती है सेंटेंस के हिसाब से, बनाओ आप। दैट ही वॉज इनोसेंस वॉज प्रूव्ड, कि वो इनोसेंस था ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया नहीं, उसने प्रूव किया था, तो मीनिंग गलत है। ये देखो, इट वॉज ही दैट प्रूव्ड हिज इनोसेंस, ये वो था जिसने अपनी इनोसेंस प्रूव की, ये भी मीनिंग नहीं दे रहा है। इट इज प्रूव्ड, ये इज से गलत हो गया क्योंकि प्रेजेंट सीक्वेंस कैसे आ सकती है पास्ट के साथ, तो वैसे ही गलत हो गया सेंटेंस के हिसाब से। ही प्रूव्ड, उसने प्रूव किया, दैट ही वॉज इनोसेंट, कि वो इनोसेंट है। ही प्रूव्ड हिज इनोसेंस, ही प्रूव्ड दैट ही वॉज इनोसेंट। अब देखो यहाँ पे
इनोसेंस, यहां पे क्या किया, ही प्रूव्ड, एक वर्ब हो गई। दूसरी ही वॉज इनोसेंट, ये सेंटेंस हिज इनोसेंस को इसने किस में कर दिया, ही वॉज इनोसेंट में कर दिया। मीनिंग भी दे रहा है और दो फाइनाइट वर्ब भी हो गई, एक प्रूव्ड हो गई, एक ही हो गई। और कंजंक्शन लगा है दैट कंजंक्शन, WH वर्ड वाले सारे कंजंक्शन, इफ, बिकॉज, सिंस, ये सारे कंजंक्शन क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब कंजंक्शन लगा हुआ है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब दो क्लॉजेज होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब दो फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, ये सब चीजें इसके अंदर है। और साथ ही साथ मीनिंग भी निकल रहा है एकदम से क्लियर। तो जिन विद्यार्थियों ने इसमें बी किया है उनका सही है, जिन्होंने नहीं किया ध्यान दें कि थोड़ा थोड़ा मीनिंग इन सब में मिल रहा है लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग इसमें आ रहा है। तो जो सबसे ज्यादा सही है वो है बी। The show was cancelled and this disappointed the crowd. शो कैंसल्ड हो गया एंड इससे क्राउड डिसअपॉइंटेड हो गई। एंड से जुड़ा हुआ है एक वर्ब, दो वर्ब, दो फाइनाइट वर्ब है सब्जेक्ट के बाद में और कंजंक्शन एंड लगा हुआ है। तो कौन सा सेंटेंस है जल्दी से बताओ, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड को किस में बदलना है, सिंपल में। इसका मतलब आपको सिर्फ फाइनाइट एक रखनी है, इन दो में से एक रखनी है। किसी एक को आप किस में बदलोगे, नाउन में, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में, किस में भी, पार्टिसिपल में, लेकिन दो नहीं होनी चाहिए। तो टू द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द क्राउड द शो वॉज कैंसल्ड, द शो वॉज कैंसल्ड टू डिसअपॉइंट द क्राउड, द क्राउड वॉज डिसअपॉइंटेड व्हेन द शो वॉज कैंसल्ड, इट वॉज द कैंसिलेशन ऑफ द शो दैट डिसअपॉइंटेड द क्राउड। जल्दी से बताओ क्या होगा इसमें। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है। आपको किस में बदलना है, आपको बदलना है कंपाउंड में। तो सबसे पहले इस ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इट वॉज द कैंसिलेशन, इट के हिसाब से वॉज सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आ गई तो ये फाइनाइट हो गई। दैट डिसअपॉइंटेड, ये दूसरी वर्ब हो गई, दैट सब्जेक्ट है तो डिसअपॉइंटेड ये दूसरी। दो फाइनाइट वर्ब सिंपल में होती है क्या, नहीं होती, ये कट हो गया। अपने को सिंपल बनाना है ना तो ये तो कट हो गया। द क्राउड वॉज डिसअपॉइंटेड, एक वर्ब, व्हेन द शो गॉट कैंसल्ड, दूसरी वर्ब। इसमें भी दो वर्ब है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। और फिर उसमें वैन भी लगा हुआ है। वैन क्या होता है, मैंने बताया ना, WH वर्ड। ये तो फिर से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, गलत है। आपको बदलना है किसमें, सिंपल में। द शो वॉज कैंसल्ड, शो कैंसल्ड हो गया टू डिसअपॉइंट द क्राउड, क्राउड को डिसअपॉइंट करने के लिए शो कैंसिल हो गया। सेंटेंस क्या है, शो कैंसिल होने से क्राउड डिसअपॉइंट हुई है, न कि शो को कैंसिल किया गया है क्राउड को डिसअपॉइंट करने के लिए, निराश करने के लिए। भाई निराश शो कैंसिल होने से हुआ है, न कि शो को इसलिए कैंसिल किया गया है कि निराश कर दूं अब। तो इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, बाकी ये सिंपल है। अब सेंटेंस ये बचा, टू द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द क्राउड, ये डिसअपॉइंट का सबब रहा क्राउड के लिए। द शो वॉज कैंसल्ड, कि शो कैंसल्ड हो गया था, शो कैंसल्ड हो गया इसलिए डिसअपॉइंट हो गए। अब देखो क्या हुआ कि इसमें वॉज कैंसल्ड एक वर्ब हो गई और देखो डिसअपॉइंटेड क्या था, यहाँ पे वर्ब थी मेन, यहाँ पे टू द डिसअपॉइंटमेंट, यहाँ पे क्या बना दिया, इसको नाउन बना दिया। तो एक वर्ब को नाउन बना दिया और दूसरी वर्ब को वैसे ही रख लिया। अब इसमें वर्ब की संख्या है एक और फाइनाइट वर्ब में एक वर्ब, सिंपल में एक वर्ब होती है। ये सारी चीजें क्लियर कर रहा है और मीनिंग भी दे रहा है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा ए। जिन विद्यार्थियों ने कभी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा ही नहीं है तो वो उम्मीद मत रखना कि यहाँ आके आप क्वेश्चन आंसर में सारा पढ़ लोगे। इसके लिए आपको अध्ययन करना पड़ता है। हाँ, क्वेश्चन आंसर मैं करवा रहा हूँ तो उससे क्या होता है कि वो सारी चीजें थोड़ी क्लियर हो जाती है। एक जीरो से जो शुरू कर रहे हैं वो जीरो से यहाँ नहीं कर सकते हैं शुरू, क्योंकि यहाँ पे ये टेस्ट चल रहा है जिसमें आपने जो अध्ययन किया है और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकते हैं। ठीक है ना। He liked my suggestion, आपको चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सा है, he liked, सब्जेक्ट वर्ब हो गई, my suggestion ये नाउन है, एक वर्ब है, इसका मतलब सिंपल है। सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बदलना है। ठीक है, उसको मेरा सजेशन पसंद आया। It was what he liked my suggestion, he liked what I suggested, my suggestion was is that he liked me and suggested। बताओ, मीनिंग भी होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स बना रहे हो तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी होना चाहिए, कंजंक्शन भी होना चाहिए, दो मेन फाइनाइट वर्ब भी होनी चाहिए। ये तीनों चीजें किस सेंटेंस में है, जो तीनों कर रहे हैं। देखो सबसे पहले डी की तरफ, ही लाइक्ड मी, वो मुझे पसंद करता है, एंड सजेस्टेड, और उसने मुझे सजेस्ट किया।
जबकि सेंटेंस है ही लाइक्ड माय सजेशन, उसने मेरा सुझाव है वो पसंद किया, उसने मुझे पसंद किया और सजेस्ट किया, मीनिंग गलत। चलो दूसरी बात, दो वर्ब हो गई इसमें भी। माई सजेशन वॉज इट दैट ही लाइक्ड, माई सजेशन वॉज इट दैट ही लाइक्ड, दैट लग गया, कॉम्प्लेक्स तो बन गया। इसमें कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स में बदलना है तो ये कंपाउंड बन रहा है, ये तो वैसे गलत हो गया, फिर दो वर्ब हो गई। इसमें देखो दो वर्ब है और इसमें दैट भी लग रहा है जो कि कॉम्प्लेक्स बनाता है, बट इस सेंटेंस को मीनिंग देखो, माई सजेशन वॉज इट, मेरा सजेशन ये था, दैट ही लाइक्ड, कि उसे पसंद है, का मीनिंग फिर से नहीं निकल रहा है, गलत हो गया। इट वॉज वॉट ही लाइक्ड, ये वो उसको पसंद कर रहा था, माई सजेशन मेरे सजेशन, इसका भी मीनिंग नहीं निकल रहा है, ये गलत हो गया, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से गलत है। ही लाइक्ड व्हाट आई सजेस्टेड, उसको पसंद आया मैंने जो उसको सजेस्ट किया, ही लाइक्ड माई सजेशन, मेरे सजेशन को उसने पसंद किया, मैंने जो उसको सजेस्ट किया उसको वो पसंद आया, तो मीनिंग निकल रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। अब देखो व्हाट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये रही सजेस्टेड एक वर्ब और लाइक्ड दो वर्ब, दो फाइनाइट वर्ब है, एक मेन क्लोज है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है और साथ में मीनिंग भी दे रहा है, सारी चीजें हो रही है, तो उत्तर हो जाएगा। अब इसमें क्या किया है, सजेशन को इसने क्या कर दिया, ये नाउन थी, नाउन को इसने वर्ब में बदल दी। तो मैंने कहा कि जब सिंपल को आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बदलते हो तो दो वर्ब की आवश्यकता होती है, तो कोई नाउन को आप क्या करते हो, वर्ब में बदल देते हो, एडजेक्टिव को वर्ब में बदल देते हो, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और यही वाइस वर्सा होता है, चेंज हो जाता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपल में बदलना है तो दो वर्ब को आप किस में बदलते हो, किसी एक वर्ब को नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब में बदल देते हो। ये सेंटेंस वहाँ पे आपको बनाने नहीं है, सिर्फ ऑप्शन देख के करने हैं, ये बड़ी बात है, अदरवाइज इसमें बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। तो चार ऑप्शन में ढूंढना आसान होता है और बहुत ही सिंपल होता है उस हिसाब से। 8वां क्वेश्चन है, इन द इवेंट ऑफ बीइंग लेट यू विल नॉट बी अलाउड एंट्री, तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी अगर तुम लेट हो गए तो, आपको कंपाउंड में बदलना है, इसका मतलब ये कौन सा है बताओ। इन द इवेंट ऑफ बीइंग लेट, यहां तक तो कोई वर्ब ही नहीं है, यू विल नॉट बी है, ही नहीं है, यू विल नॉट बी अलाउड, विल नॉट बी अलाउड ये एक वर्ब है, इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस, ये यहां पे कोई वर्ब नहीं है, देखो मेन वर्ब, नया सब्जेक्ट है नया वर्ब है, ये तो ऐसे ही फ्रेजेज हैं, तो यहाँ पे एक ही वर्ब है, विल नॉट बी अलाउड। आपको कंपाउंड में बदलना है तो सिंपल को कंपाउंड में बदलना है, इन द इवेंट ऑफ बीइंग लेट द एंट्री विल नॉट बी अलाउड टू यू, यू मस्ट नॉट बी लेट और यू विल नॉट बी अलाउड एंट्री, यू मस्ट नॉट बी लेट अनलेस यू वांट टू बी अलाउड एंट्री, यू मस्ट नॉट ही, ये बी मान लेना, ही नहीं, बी लेट वेदर यू वांट टू बी अलाउड एंट्री। आपको बदलना है किसमें, कंपाउंड में। चलो कंपाउंड में बदलना है, तो ये सिंपल है, कंपाउंड में बदलना है, इसका मतलब है कंपाउंड वाले कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कोरिलेटिव लगेंगे, दो फाइनाइट वर्ब होगी और दोनों मेन क्लोज होगी, ये तीन चीजें देखना है, प्लस मीनिंग भी। तो अगर हम सबसे पहले चलें लास्ट वाला, यू मस्ट नॉट बी लेट, तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए, वेदर यू वांट टू बी अलाउड एंट्री, वेदर यू वांट, अगर तुम्हें एंट्री चाहिए तो, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, उसमें बताया कि तुम्हें अगर एंट्री तुम्हें लेट नहीं होना है वरना एंट्री नहीं मिलेगी, तो इसमें तो ऑप्शन दे दिया कि अगर एंट्री करनी है तो उस स्थिति में, वेदर और नॉट, तो वेदर के साथ नॉट आता तो ये बन रहा है सेंटेंस, तो तुम्हें लेट होना ही नहीं है, वेदर यू वांट टू बी अलाउड एंट्री, अगर तुम चाहो एंट्री चाहो तो, अगर क्यों चाहो, फिर तो देखो लेट होना ही नहीं है तो एंट्री लेने के लिए समय पर आना ही पड़ेगा, तो सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है, हालांकि ये वेदर से जुड़ा हुआ है लेकिन सेंटेंस क्लियर नहीं हो रहा है। यू मस्ट नॉट बी लेट अनलेस यू वांट टू बी अलाउड, अब ये सेंटेंस कंपाउंड पूछा, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, देखो अनलेस से, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें कंजंक्शन सबऑर्डिनेट है तो गलत है। यू मस्ट नॉट बी लेट, तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए, मतलब तुम लेट नहीं हो सकते, और यू विल नॉट बी अलाउड एंट्री, नहीं तो तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी, अगर तुम लेट होगे तो एंट्री, तुम लेट नहीं हो सकते अदरवाइज क्या होगा, तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी,
अगर तुम लेट होते हो तो तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। यस, ये मीनिंग निकल रहा है। प्लस और लगा हुआ है। और कौन सा कंजंक्शन होता है? फैनबॉयज में होता है फॉर एंड, नॉर, बट, और। ये रहा और से जुड़ा है, दो क्लोजेज हैं, दोनों मीनिंग दे रही है और दोनों की अपनी अपनी फाइनाइट वर्ब है। तो इसका उत्तर हो गया बी, जो अभी तक सही है। हमने ए ऑप्शन नहीं देखा, इसकी तरफ मूव करते हैं। इन द इवेंट ऑफ बीइंग लेट, ये तो फिर से फ्रेज हो गई। द एंट्री विल नॉट बी अलाउड टू यू, मीनिंग भी नहीं निकल रहा है और दूसरा इसमें एक ही वर्ब है, जबकि कंपाउंड में दो चाहिए थी, इसमें एक ही क्लॉज है। इस स्थिति में जिन्होंने बी किया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। एक एक प्रश्न को पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज नहीं आएगा। हर तरीके से, हर एंगल से इसको निकालना पड़ता है। और 4 ऑप्शन होने के बाद में तो इतना इजी हो जाता है कि आप मान के चलिए कि हो जाएगा। अ लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर, एक जो समय चला गया वो कभी नहीं आता। तो अ लॉस्ट मोमेंट ये सब्जेक्ट हो गया, ये उसकी वर्ब हो गई। वर्ब एक ही है, वर्ब एक ही है, तो इसका मतलब सिंपल है। सिंपल है, किस में बदलना है? कॉम्प्लेक्स में। द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर। A lost moment is not only a loss but also a loss forever. A moment lost is equal to loss forever. A lost moment never returns. एक क्षण है वो चला गया, वो हमेशा के लिए चला गया, वो कभी लौट के नहीं आएगा। तो देखो आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स का मतलब दो वर्ब होनी चाहिए। सबसे पहले ये देखो, a lost moment never returns, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपको दो एक मेन क्लोज, एक सबऑर्डिनेट क्लोज चाहिए और कंजंक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो फिर से सिंपल बन गया। अ मोमेंट इज लॉस्ट इज इक्वल टू लॉस्ट फॉर एवर, ये भी गलत है। इसमें भी दो क्लोजेज नहीं है और साथ में इज इक्वल टू मीनिंग भी होता है क्या? इज इक्वल टू ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर कोई कंजंक्शन नहीं है, कोई दो क्लोजेज नहीं है, जबकि कॉम्प्लेक्स में ऐसी चीजें चाहिए। अब दो ऑप्शन बचे। लॉस्ट मोमेंट इज नॉट ओनली अ लॉस बट ऑल्सो अ लॉस फॉर एवर। एक लॉस्ट मोमेंट है वो न केवल एक लॉस है बल्कि वो हमेशा के लिए लॉस हो जाता है। ये नॉट ओनली बट ऑल्सो किस में आता है? कंपाउंड में आता है। तो ये फिर से कंपाउंड हो गया। आपको कॉम्प्लेक्स पूछा है, ये भी गलत। द मोमेंट विच इज लॉस्ट, जो मोमेंट अब जा चुका है, इज लॉस्ट फॉर एवर, वो हमेशा के लिए चला गया। द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर, तो इज लॉस्ट इसका पहले हो गया, फिर ये पूरे क्लोज का पहला हो गया। द मोमेंट विच इज लॉस्ट, जो समय चला गया, इज लॉस्ट फॉर एवर, वो हमेशा के लिए चला गया। तो ये उत्तर एकदम से सही है। और दूसरी बात, इसमें क्या लग रहा है? कंजंक्शन भी विच का प्रयोग हो रहा है और WH वर्ड आपको बताया था कौन सा कंजंक्शन होता है। यस, कॉम्प्लेक्स को बताता है। ये सेंटेंस होगा। इन तीनों के मीनिंग ही नहीं निकल रहे हैं, कोई कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं रहा है। ये तीनों ही या तो सिंपल बन रहे हैं या कंपाउंड। तो ये अकेला बचा। फिर भी आप इन तीनों को गलत कर रहे हो, फिर भी इसका पता नहीं है, तो भी इस पे आप टिक लगा सकते हो, क्योंकि ये तीन तो होंगे नहीं और इसमें आप श्योर नहीं हो तो भी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, लिसन एंड आई विल टेल यू। सुनो और मैं तुम्हें बताता हूं। कॉम्प्लेक्स में बदलना है। If you listen, I will tell you all. Although you listen, however, I'll tell you all. I will be telling you to listen to all. Listen to telling you everything. मीनिंग देखना है आपको। पहले तो मीनिंग निकलना चाहिए कि सुनो और मैं तुम्हें सारी बात बताता हूं। तुम सुनोगे तो सारी बात बताऊंगा। तो ये लिसन और फिर एंड से जुड़ा हुआ है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, इसका मतलब ये कंपाउंड सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स में बदलना है तो देखो, लिसन टू टेलिंग यू, सुनकर तुम्हें बताना सब कुछ। ये सेंटेंस ही नहीं बन रहा है, गलत। क्या मीनिंग निकल रहा है इसका? आई विल बी टेलिंग यू, मैं तुम्हें सब बताऊंगा या बताऊंगी। टू लिसन टू ऑल, सब सुनकर। तो ये भी मीनिंग नहीं निकल रहा है, न इसमें कोई कंजंक्शन लग रहा है। इन दोनों में कोई कंजंक्शन नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, कोई क्लोजेज नहीं है, तो गलत ही हो गए। Although you listen, however, I'll tell you all. हालांकि तुम सुन रहे हो, फिर भी मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। जब सुन ही रहा है तो फिर सब कुछ ऐसे ही बता दो। फिर भी क्या होता है? इसमें दो कंजंक्शन लग रहे हैं, although और however। कभी दो कंजंक्शन नहीं लगते। दो कंजंक्शन का मतलब है दो सबऑर्डिनेट क्लोज, जबकि कॉम्प्लेक्स में एक सिंपल और एक मेन क्लोज और एक सबऑर्डिनेट चाहिए। वैसे गलत हो गया।
तो 3 तो ऐसे ही गलत हो गए। इफ यू लिसन, अगर तुम सुनो, आई विल टेल यू ऑल, तो मैं सारी बात बताता हूं। अब इफ लग गया, ये पूरी सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई और ये मेन क्लोज हो गई। इफ कंजंक्शन कॉम्प्लेक्स बनाता ही है, यू के हिसाब से लिसन एक वर्ब हो गई, आई के हिसाब से विल होगी, सारी चीजें ये पूर्ति कर रहा है, इसलिए इसमें उत्तर होगा ए। जिन विद्यार्थियों ने ए किया उनका सही है, बाकी अपना ध्यान दें कि कहां पे गलती कर रहे हैं। इट इज मीनिंगलेस टू वरी अबाउट योर फ्यूचर। ट्रांसफॉर्म इनटू इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मीनिंगलेस है, जो फ्यूचर में है उसको सोचना वाकई में मीनिंगलेस है, उसका कोई फर्क फायदा नहीं है। डू यू मीनिंगफुली वरी अबाउट योर फ्यूचर? व्हाई वरी अबाउट योर फ्यूचर? शुड यू वरी अबाउट योर फ्यूचर? डज वरिंग अबाउट द फ्यूचर मीन एनीथिंग? बताओ क्या उत्तर होगा। ट्रांसफॉर्म करना इंटेरोगेटिव में, इसका मतलब है मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। मीनिंग ये निकलना चाहिए कि फ्यूचर के बारे में सोचना मीनिंगलेस है, उसका कोई प्रभाव नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं है। तो बताओ, डज वरिंग अबाउट फ्यूचर, क्या फ्यूचर के लिए चिंता करना मीन एनीथिंग, उसका कोई मतलब होता है? ये ऐसा बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, अलग मीनिंग दे रहा है। शुड यू वरी अबाउट योर फ्यूचर, क्या तुम्हें चिंता करनी चाहिए, ये पूछा था क्या उसने? नहीं पूछा। डू यू मीनिंगफुली वरी, क्या तुम समझदार होकर चिंता करते हो अपने फ्यूचर की? मीनिंगफुली मतलब ऐसे सोच समझ के चिंता करते हो क्या फ्यूचर की? चिंता कोई फ्यूचर जानबूझ के थोड़ी करता है, सोच समझ के करता है क्या कोई? वाई वरी अबाउट योर फ्यूचर, क्यों चिंतित हो रहे हो फ्यूचर के लेकर? वाई वरी अबाउट योर फ्यूचर, अपने फ्यूचर को लेकर क्यों चिंतित हो रहे हो? इट इज मीनिंगलेस टू वरी अबाउट योर फ्यूचर, फ्यूचर को बारे में सोचना या चिंता करना मीनिंगलेस है, तो क्यों सोच रहे हो भाई? ये एकदम से कंप्लीटली मीनिंग इसका दे रहा है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो जिन्होंने इसमें बी उत्तर किया उनका सही है, बाकी सोचें, ट्रांसफॉर्म और चेंज में अंतर समझें। एवरीवन वांट्स टू बी अ मिलियनर, हर कोई क्या बनना चाहता है? मिलियनर। इंटेरोगेटिव में बदलना है आपको, ये फुल स्टॉप है भैया। नो वन वॉन्ट्स टू बी मिलियनर, कोई भी मिलियनर नहीं बनना चाहता। हु डू नॉट वॉन्ट टू बी ए मिलियनर, कौन मिलियनर नहीं बनना चाहता? हु डज नॉट वॉन्ट टू बी ए मिलियनर, कौन मिलियनर नहीं बनना चाहता? हु विल वॉन्ट टू बी ए मिलियनर, कौन बनना चाहता है भाई मिलियनर? देखो, हर कोई बनना चाहता है, तो दूसरा मतलब कौन नहीं बनना चाहता? हर कोई तो बनना चाहता है, यानी कौन नहीं बनना चाहता का उत्तर क्या होगा? हर कोई बनना चाहता है, यही तो मीनिंग निकलता है। कौन नहीं बनना चाहता? दुनिया में सब बनना चाहते हैं, तो ये दुनिया में सब मिलियनर बनना चाहते हैं, उसका प्रश्न क्या होगा? कौन नहीं बनना चाहता? तो नोबडी वांट्स टू मिलियनर, कोई नहीं बनना चाहता। जब एवरीवन आ गया तो ये नो वन कैसे हो सकता है? फिर दूसरा, हु विल वांट टू बी मिलियनर, कौन बनना चाहता है? एवरीवन को जब आप इसमें इंटेरोगेटिव में बदलते हो तो हु, डू या डजंट लगता है। हु डजंट, ये रूल है, याद करना है आपको। तो ये दो तो वैसे ही कट हो गए मीनिंग से। अब हु डू नॉट आ रहा है और हु डज नॉट आ रहा है, ठीक है ना। तो बताओ, एवरीवन के हिसाब से डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा? एवरीवन सिंगुलर होता है इसलिए कि कौन बनना नहीं चाहता? प्रत्येक आदमी बनना चाहता है इस दुनिया में मिलियनर, है ना। हर आदमी बनना चाहता है, कौन बनना नहीं चाहता? इसका उत्तर ये निकलता है, तो इसमें उत्तर होगा सी। डू इसलिए नहीं आया क्योंकि हु यहाँ पे एवरीवन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एवरीवन एक प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर वर्ब लेता है, तो डज लगा है, इसलिए इसमें उत्तर होगा सी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। शी हैज बीन अ लॉन्ग वे, वो बहुत दूरी पर है, नेगेटिव में बदलना है। शी हैजंट बीन, चेंज करना है नेगेटिव में, ध्यान देना, ट्रांसफॉर्म नहीं करना है। शी हैजंट बीन अ लॉन्ग वे, शी हैजंट बीन अ फार अवे, शी हैजंट बीन फार, शी हैजंट बीन अ फार अवे। शी हैज बीन अ लॉन्ग वे, वो बहुत दूरी पर है, नेगेटिव में चेंज करना है, इसका मतलब मीनिंग चेंज होगा इसमें। वो बहुत दूरी पे है, इसका मतलब वो बहुत पास में, आपको ऐसे बताना है। शी हैजंट बीन अ लॉन्ग वे, वो तो लॉन्ग वे नहीं है ना। शी हैजंट बीन अ फार वे, वो फार वे थोड़ी है। शी हैजंट बीन फार, हाँ वो फार नहीं है, वो ज्यादा दूर नहीं है, वो ज्यादा दूर है, वो ज्यादा दूर नहीं है। ये देखो, नेगेटिव भी हो गया, नॉट लग गया और मीनिंग भी चेंज हो गया। वो ज्यादा दूर है, वो ज्यादा दूर नहीं है।
इसका उत्तर हो जाएगा सी। चेंज आते ही आपको सिर्फ नोट लगाना है और मीनिंग भी चेंज करना है कि वो पास में है, वो ज्यादा दूर है, ये उसका नेगेटिव, वो पास में नहीं है ऐसे कह सकते हो। तो ये तो चेंज हो गया। वो ज्यादा दूर नहीं है, ये क्या हो गया उसका ट्रांसफॉर्मेशन। फिर से सुनो सेंटेंस, वो नजदीक है, वो नजदीक है, इसका आपको चेंज करना है, इसका मतलब वो दूर है, नेगेटिव में करना है आपको, तो वो नजदीक नहीं है ये बोलोगे। वो नजदीक है, नेगेटिव चेंज करना है, वो नजदीक नहीं है, अंतर हो गया ना दोनों में। अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है, वो नजदीक है, वो ज्यादा दूर नहीं है, नेगेटिव भी बन गया और ज्यादा दूर नहीं है, इसका मतलब वो नजदीक है। तो मीनिंग सिमिलर निकल रहा है तो ट्रांसफॉर्म, और अगर मीनिंग डिफरेंट निकल रहा है तो वो हो जाएगा चेंज। नेक्स्ट, शी हैज स्पोकन ऑलरेडी, उसने पहले से ही बता दिया। शी हैज नॉट स्पोकन ऑलरेडी, ऑलरेडी शी हैज नॉट स्पोकन, शी हैजंट स्पोकन येट, शी हैज नॉट स्पोकन टू एनीवन। चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, बदलना है नेगेटिव में कि उसने सब चीजें अभी बता दी, इसका मतलब उसने सब चीजें अभी नहीं बताई, ये चेंज होता है। तो शी हैज नॉट स्पोकन ऑलरेडी, उसने अभी तक सारी बातें नहीं बताई, ये हो सकता है। ऑलरेडी सी स्पोकन, ऑलरेडी आगे नहीं आता, कभी गलत हो गया। शी हैज नॉट स्पोकन टू एनीवन, उसने किसी को नहीं बताया, किसी की कोई बात ही नहीं है। अब ये दो बचे हैं अपने पास में, शी हैजंट स्पोकन येट और शी हैजंट स्पोकन ऑलरेडी। अब ध्यान रखना है, ऑलरेडी परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी पॉजिटिव सेंस को बताता है और नेगेटिव सेंस को बताने वाला होता है येट, ठीक है ना। चूंकि ये ऑलरेडी सी हैजंट स्पोकन ऑलरेडी, उसने सबको बता दिया पहले से ही, उसने अभी तक किसी को नहीं बताया, इसका नेगेटिव होता है और उत्तर हो जाएगा सी। ऑलरेडी इसलिए गलत है, अदरवाइज ये सेंटेंस भी सही हो सकता था, लेकिन इसमें ऑलरेडी आया जो कि पॉजिटिव सेंस को, नेगेटिव सेंस को बताने वाला येट होता है। उसने अभी तक किसी को नहीं बताया, उसने सबको बता दिया, उसने अभी तक किसी को नहीं बताया, ये चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, वॉज ही नॉट अ विलन टू डू सच अ डीड, क्या वो विलन नहीं है जो इस प्रकार का कार्य उसने किया है, उसको विलन ही कहना चाहिए। ही वॉज अ विलन टू डू सच अ डीड, ही इज अ विलन टू डू सच अ डीड, सच अ बैड डीड ही डू, ही डिड अ बैड डीड रेडिली, ही इज अ विलन। तो बताओ इसको करना है ट्रांसफॉर्म, किसमें, असैरेटिव में। तो ये इंटेरोगेटिव है, इसका मीनिंग पहले समझो कि वो वाकई में क्या वो एक विलन नहीं है क्या कि उसने ऐसा कार्य किया, विलन ही है वो तो इसका मीनिंग होगा कि वो एक विलन है इसलिए ऐसा कार्य किया। ऐसा किस में निकल रहा है, ही डिड अ बैड डीड रेडिली, रेडिली उसने कार्य कर लिया, ही इज अ विलन इसलिए वो विलन है, नहीं, मीनिंग ही नहीं आ रहा है। सच अ बैड डीड ही डू, ही डज होगा, डू ही के हिसाब से डू नहीं आता, वैसे भी सेंटेंस गलत है और मीनिंग भी नहीं आ रहा। ही इज अ विलन टू डू सच अ डीड, वो एक विलन है इसलिए ऐसा कार्य उसने किया है, ठीक है। तो देखो वॉज पास्ट का सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो पास्ट में ही होना चाहिए ना, ये प्रेजेंट में कैसे होगा, गलत हो गया। ही वॉज अ विलन टू डू सच अ डीड, इन दोनों में इज और वॉज का अंतर है, तो इज इसलिए गलत हो गया क्योंकि पास्ट है तो पास्ट में ही इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो ये होगा वो वाकई में एक विलन ही था इसीलिए उसने ऐसे गलत कार्य किया। सच अ डीड का मतलब यहाँ गलत की वे में, तो हो जाएगा ए। इन दो के मीनिंग नहीं निकल रहे। तीसरा, प्रेजेंट होने के कारण तो टेंस का भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, व्हाट दे डू ब्रिंग्स ग्लोरी टू द कंट्री, इंटेरोगेटिव में बदलना है। डज व्हाट दे डू ब्रिंग ग्लोरी टू द कंट्री, डू व्हाट दे डू ब्रिंग ग्लोरी टू द कंट्री, डज व्हाट दे डू ब्रिंग्स ग्लोरी टू द कंट्री, डिड व्हाट दे डू did what they do bring glory to the country। तो बताओ क्या होगा, what they do ये सब्जेक्ट है जो कि क्या है, एक क्लोज है, उनको क्या करना चाहिए जिससे कंट्री में ग्लोरी आए, ये सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट देखो ये वर्ब है, वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट भी आपका सिंगुलर होगा। तो अब आपको बनाना है इसका इंटेरोगेटिव बनाना है। तो ये देखो ये टेंस कौन सा है, सिंपल टेंस है, ये देखो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस डिड आ गया ना, तो ये तो गलत ही है बस यहीं पे। अब इन तीन में देखो डज डू डज आ रहा है, ठीक है। अब देखो मैंने इसको क्या माना, व्हाट दे डू ब्रिंग्स, ये पूरा का पूरा क्लोज है जो कि सिंगुलर को बता रहा है और वर्ब सिंगुलर आ रही है। तो अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाओगे तो सिंगुलर डू और डज में से क्या होती है, डज होती है, तो डू वाला गलत हो गया। अब दो बचे,
इन दो में देखो, उनमें भी एक माइनर मिस्टेक है कि डज व्हाट दे डू, है ना, आ गया ना, फिर ये ब्रिंग्स नहीं आएगा, जब डज आ गया ना तो फिर यहाँ पे एस या एस नहीं लगता, इसलिए ये भी गलत हो गया। इसलिए उत्तर आपका रह गया ए, डज व्हाट दे डू, कि वो क्या करें ऐसा जिससे देश में क्या है, ग्लोरी फील हो, ये उत्तर होगा। इस तरह से एलिमिनेट करो, अगर नहीं हो रहा है तो आप उसको स्किप करें, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ते पढ़ते सारी चीजें आती है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। वी मस्ट स्टे हियर नाउ, हमें यही रहना चाहिए, चेंज करना है नेगेटिव में। वी मस्टंट स्टे हियर नाउ, वी नीडंट स्टे हियर नाउ, मस्ट वी नॉट स्टे हियर नाउ, वी कुडंट स्टे हियर नाउ। आपको चेंज करना है किसमें, नेगेटिव में, ट्रांसफॉर्म नहीं करना है। चेंज का मतलब इसका नेगेटिव बनाना है। इसका मतलब हो गया वी मस्ट स्टे हियर नाउ, हमें यहां रुकना चाहिए, तो नेगेटिव क्या हो सकता है, हमें यहां रुकने नहीं चाहिए या रुकने की आवश्यकता नहीं है। तो वी मस्टंट स्टे हियर नाउ, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। मस्ट वी स्टे, ये मस्ट आगे आ गया तो इंटेरोगेटिव गलत हो गया। वी कुडंट, हम यहां रुक नहीं सकते थे, पास्ट मतलब ही नहीं है। वी मस्ट स्टे हियर नाउ, हमें यहां अब रुकना चाहिए। वी नीडंट स्टे हियर नाउ, हमें यहां रुकने की आवश्यकता नहीं है। मस्ट आवश्यकता 100% के लिए होता है और नीडंट होता है जब आवश्यकता नहीं होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में कौन सा सही नहीं है, ये पेयर है सामने। दैट आई वर यंग अगेन, आई विश दैट आई वर यंग अगेन। अलास दैट यूथ शुड पास अवे, इट इज सैड टू थिंक दैट यूथ शुड पास अवे। हाउ ब्यूटिफुल इज नाइट, नाइट इज वेरी ब्यूटिफुल। और है अंतिम, टू थिंक ऑफ आवर मीटिंग हियर, इट इज स्ट्रेंज लीस्ट वी शुड मीट हियर। बताओ इसमें कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। देखिए पहला, दैट आई वर यंग अगेन, तो ये काश मैं वापस यंग होता, तो इसका मतलब आई विश दैट आई वर यंग अगेन, ये सही है। अलास दैट यूथ शुड पास अवे, ये मतलब बहुत ही गलत बात है कि यूथ यानी कि जो युवावस्था है धीरे धीरे चली जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, तो सही है। इट इज सैड टू थिंक, दुख की बात है कि यूथ शुड पास अवे, यूथ चला जाता है, ये भी मीनिंग सही है। हाउ ब्यूटीफुल इज नाइट, देखो वाओ नाइट कितनी सुंदर है, व्हाट अ ब्यूटीफुल, तो क्या नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल, ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो ऑब्वियसली चौथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टू थिंक ऑफ आवर मीटिंग हियर, ये सोचना कि हम यहाँ पे मीटिंग करेंगे, पहला तो एक्सक्लेमेटरी नहीं लगा हुआ, ये सेंटेंस ही नहीं है। दूसरा, इट इज स्ट्रेंज लीस्ट वी शुड मीट हियर, ये बहुत ही स्ट्रेंज है यहाँ सोचना कि हम यहाँ पे मिले, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। ये तीन सही हो गए, तो ऑब्वियसली चौथा क्या हो गया, गलत हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। वाई रिस्क योर लाइफ फॉर नथिंग, क्यों कुछ भी नहीं मिलना जीवन में, मतलब रिस्क क्यों लेना जीवन में जब कुछ पा ही नहीं रहे हो, तो क्या होगा, असर्टिव में। देयर इज नो पॉइंट इन रिस्किंग लाइफ, लाइफ में रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। डू नॉट रिस्क योर लाइफ फॉर नथिंग, नथिंग मतलब कुछ भी ना मिले उसके लिए रिस्क ना लो। इट इज सेंसलेस टू रिस्क योर लाइफ फॉर नथिंग, ये सेंसलेस है, ये कोई सही बात नहीं है कि जीवन में रिस्क ले रहे हो और लाइफ में कुछ मिल भी नहीं रहा है। रिस्किंग लाइफ फॉर नथिंग इज नॉट एडवाइजेबल, मैं सुझाव नहीं देता। कौन मांग रहा है सुझाव, प्रश्न ही नहीं है, कोई पूछा थोड़ी इसने सुझाव, तो ये तो गलत है कि लाइफ में रिस्क लेने का मैं तुम्हें सुझाव नहीं देता जब कुछ नहीं मिल रहा। तीन में से बता दो क्या आएगा। यानी अननेसेसरी वर्ड्स देखते हैं आप, उसको कट कर दो कि यार दोस्त तो होना ही नहीं। एडवाइस कौन दे रहा है यहाँ पे, वाई रिस्क योर लाइफ फॉर नथिंग, तो देयर इज नो पॉइंट इन रिस्किंग लाइफ, जीवन में कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, कभी कभी तो लेना ही चाहिए ना, लेकिन नथिंग के लिए नहीं लेना चाहिए, ये गलत हो गया। डू नॉट रिस्क योर लाइफ फॉर नथिंग, अपनी लाइफ में रिस्क मत लो जब कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, मीनिंग है। लेकिन इसको बनाना है असर्टिव में, ये तो बन गया नेगेटिव, तो गलत हो गया, नॉट आ गया। इट इज सेंसलेस, ये सेंसलेस है टू रिस्क योर लाइफ फॉर नथिंग, ये दोनों सही थे लेकिन ये नेगेटिव बन गया था, और ये अपने को असर्टिव बनाना है कि वाकई में ये कोई सेंस वाली बात नहीं है कि आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं मिल रहा है और आप रिस्क ले रहे हो। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। द नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल, नाइट क्या है, बहुत ब्यूटीफुल है, पीछे आ गया था, तो बता दो हाउ ब्यूटीफुल द नाइट, व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइट।
Isn't such a beautiful night? Such a beautiful night. How beautiful night is होता ना, तब ये सही होता, इसलिए गलत हो गया. Isn't it such a beautiful night? ये क्वेश्चन मार्क आता क्योंकि isn't it से कभी भी इस प्रकार के सेंटेंस शुरू नहीं होते. Such a beautiful night और what a beautiful night, इन दोनों में से बताओ ट्रांसफॉर्म करना है. आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन हाउ और व्हाट से होता है जो एक्सक्लेमेटरी, इसलिए हो जाएगा बी. तो जिन विद्यार्थियों ने इसमें बी किया है उनका आंसर एब्सोल्युटली राइट है. आगे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. इफ यू वर्क हार्ड यू विल विन द प्राइज. देखो इफ यू वर्क हार्ड ये क्लोज हो गई जो सबऑर्डिनेट है. यू विल विन द प्राइज ये मेन क्लोज है. इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को किस में बदलना? कंपाउंड में. वर्क हार्ड एंड यू विल विन द प्राइज. दो यू वर्क हार्ड यू विल नॉट विन द प्राइज. दोज हु वर्क हार्ड विन द प्राइज. प्राइज विनर्स आर दोज हु वर्क हार्ड. तो पहले तो ये देखना है कंपाउंड में बदलना है तो दो मेन क्लोज होनी चाहिए और दो जो कंजंक्शन है वो कोऑर्डिनेट और कोरिलेटिव होना चाहिए. ठीक है ना. तो देखो डी उत्तर जिन्होंने किया उनका गलत है. कैसे? प्राइज विनर्स आर दोज हु लग गया, हु कॉम्प्लेक्स बनाता है, गलत है. दोज हु आ गया कॉम्प्लेक्स बनाता है, बस ऐसे. दो यू वर्क हार्ड, अगर दो फिर से कॉम्प्लेक्स ही बनाता है लेकिन मीनिंग देखो. अगर तुमने मेहनत की यू विल नॉट विन द प्राइज, फिर भी तुम्हें प्राइज नहीं मिलेगा. अरे भाई मेहनत करने से मिलता है. इन तीनों में ही क्या है? कंजंक्शन सबऑर्डिनेट है. कॉम्प्लेक्स बना रहे, कंपाउंड वाला. वर्क हार्ड कठिन मेहनत करो एंड ये कंपाउंड बन गया. यू विल विन द प्राइज और तुम्हें क्या मिल जाएगा? प्राइज मिल जाएगा. इसमें उत्तर हो जाएगा ए. जिन विद्यार्थियों ने ए किया है उनका सही है. नेक्स्ट. आई डोंट नो हर नेम, मुझे उसका नाम पता नहीं. कॉम्प्लेक्स में बदलना है. आई डोंट नो हर नेम. तो आई डोंट नो ये सिर्फ एक वर्ब है इसमें, इसका मतलब सिंपल सेंटेंस है. सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बदलना है. आई डोंट नो हु शी इज, हर नेम इज नॉट नोन टू मी. आई डोंट नो व्हाट हर नेम इज, आई डोंट नो व्हाट शी इज कॉल्ड. मुझे ये पता नहीं उसको क्या बुलाया जाता है, मुझे उसका नाम पता नहीं. मीनिंग चेंज. आई डोंट नो व्हाट हर नेम इज, मुझे पता नहीं है कि उसका नाम क्या है. ये सही लग रहा है. हर नेम इज नॉट नोन टू मी, उसका नाम मुझे नहीं पता है. और सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी अलग टाइप का हो गया और इसमें कहीं भी कोई मुझे तो कोई इसमें क्लोज ही दिखाई नहीं दे रही. एक ही क्लोज है इसमें और कॉम्प्लेक्स में अपने को दो चाहिए. एक सबऑर्डिनेट, तो कंजंक्शन नहीं है, कट हो गया. ये फिर से सिंपल ही बन गया. आई डोंट नो हु शी इज, वो कौन है मुझे पता नहीं. कौन है नहीं, उसका नाम क्या है, तो कौन गलत. आई डोंट नो मुझे पता नहीं. व्हाट लग गया यहाँ पे कंजंक्शन सबऑर्डिनेट. हर नेम इज, ये दो वर्ब हो गई. दो वर्ब होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स में है. कंजंक्शन होना चाहिए, सबऑर्डिनेट है और मीनिंग भी निकल रहा है. तीनों चीजें इसमें हो रही है, इसलिए उत्तर हो गया. चलिए क्वेश्चन नंबर 23. ही डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज इनोसेंट. ये तो आ चुका था, वैसे फिर से आ गया. ही डिक्लेयर्ड हिज इनोसेंस, ही प्रूव्ड हिज इनोसेंस, ही वॉज डिक्लेयर्ड इनोसेंट, ही ओपनली अनाउंस्ड हिज इनोसेंस. आपको सिंपल में बदलना है, मतलब एक वर्ब इस्तेमाल करनी है और दूसरी को कुछ ना कुछ बदलना है. ही ओपनली अनाउंस्ड हिज इनोसेंस. जिन विद्यार्थियों ने ये किया उनका गलत है. कहीं ऐसी सेंटेंस में भाव आ रहा है कि ओपनली उसने डिक्लेयर किया या क्लोजली किया, कोई नहीं है. ये एडिशनल सेंटेंसेस वर्ड्स होते हैं ना, उनका मतलब नहीं. ही वॉज डिक्लेयर्ड इज इनोसेंट, उसको डिक्लेयर किया गया इनोसेंट, जबकि उसने कहा है, उसको किया गया यानी किसी दूसरे ने कहा है और एक उसने बोला है कि मैं इनोसेंट हूं, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया. ही प्रूव्ड हिज इनोसेंस, उसने अपनी इनोसेंस प्रूव की. ही डिक्लेयर्स हिज इनोसेंस, उसने अपनी इनोसेंस डिक्लेयर की. तो उसने घोषित की या उसने प्रूव की? उसने प्रूव तो नहीं की ना, उसने घोषित की है. इसका मतलब उत्तर हो गया ए. बी इसलिए नहीं होगा, मीनिंग तो दोनों के यानी सिंपल ही बन रहे हैं क्योंकि एक एक वर्ब है देखो दोनों में और दोनों को इनोसेंस बना दिया. इनोसेंट को इसने इनोसेंस बना दिया, दोनों सही है. बट यहाँ सेंटेंस में मीनिंग देखो, उसने डिक्लेयर की है अपनी, उसने खुद घोषित की है कि मैं इनोसेंट हूँ, खुद बोला है उसने. एक दूसरा होता है उसने प्रूव किया, तो प्रूव तो किया ही नहीं उसने, इसलिए मीनिंग डिफरेंस होने के कारण भी उत्तर नहीं हो सकता. सेकेंड लास्ट सेंटेंस है आपका, यू मस्ट स्टार्ट अर्ली यू विल रीच देयर इन टाइम. ये कॉलन लगाया,
इसका मतलब ये फिर से कंपाउंड सेंटेंस ही है। सिंपल सेंटेंस हो सकता है। कौन सा, यू स्टार्ट अर्ली, ये कंपाउंड का ही एक लेस कंपाउंड एग्जांपल है और इसको कंपाउंड में ही बदलना है आपको, क्योंकि ये सिंपल भी नहीं है और कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। और सेमीकोलन लग के कंपाउंड बनता है लेकिन लेस अटैच्ड होता है वो। यू मस्ट स्टार्ट अर्ली एंड रीच देयर इन टाइम, तुम्हें जल्दी स्टार्ट करना चाहिए और तुम जल्दी मिल जाओगे। यू कैन रीच देयर इन टाइम इफ यू स्टार्ट अर्ली, अगर तुम वहां पे समय पर पहुंच जाओगे अगर तुम जल्दी चले तो। यू मस्ट स्टार्ट अर्ली, रीचिंग देयर इन टाइम, वहां पहुंचने के लिए जल्दी चलना चाहिए। स्टार्टिंग अर्ली यू विल रीच देयर इन टाइम। तो बताओ चारों में से क्या हुआ? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसका मतलब कंपाउंड में बदलना है तो दो मेन क्लोज होनी चाहिए और दोनों कोई ना कोई कंजंक्शन से जुड़ी होनी चाहिए, जो सब कौन सी होनी चाहिए? कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, और एक साथ में एक ध्यान रखें कि दोनों फाइनाइट वर्ब भी होनी चाहिए। इतनी सारी चीज़ें हैं क्या? स्टार्टिंग अर्ली वर्ब नहीं है। यू विल रीच एक ही वर्ब है, गलत हो गया, एक ही वर्ब नहीं आता कंपाउंड में, ये सिंपल है। यू मस्ट स्टार्ट अर्ली, रीचिंग देयर इन टाइम, इसमें भी एक ही वर्ब है, मस्ट स्टार्ट, ये दोनों सिंपल है। यू कैन रीच देयर इन टाइम इफ यू स्टार्ट अर्ली, तुम वहां पे समय पर पहुंच जाओगे अगर तुम जल्दी चलते हो। तुम जल्दी चले तो तुम समय पर पहुंच जाओगे। दोनों के मीनिंग सेम है, लेकिन यहां पे इफ लगा हुआ है इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और यहां पे एंड लगा हुआ है इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस, जबकि मीनिंग दोनों की क्या है? सेम है। अब ये एंड लगा है तो दोनों मेन क्लोज है, और यहाँ पे इफ लगा है तो ये सबऑर्डिनेट है और मेन क्लोज है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? एक। इस तरह से निकालना पड़ेगा, धीरे धीरे आएगा, कोई डरना नहीं है। ऐसे मत सोचो सर हमें तो नहीं आ रहे, डरेंगे तो फिर कैसे आएंगे? धीरे धीरे सीखेंगे। मैं किस लिए हूं? अंतिम क्वेश्चन, नॉट विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क ही डिड नॉट सक्सीड, बजाय उसने इतनी मेहनत की उसके बावजूद भी वो सक्सेस नहीं हुआ। कंपाउंड में बदलना है, तो बताओ ये तो सिंपल हो गया, इसमें एक ही वर्ब है, डिड नॉट, ये है ही नहीं। तो कंपाउंड में बदलना है तो दो होनी चाहिए। He did not succeed despite his hard working, उसकी हार्ड वर्किंग के बावजूद भी वो सक्सेस नहीं हुआ। ये यहीं पे बताओ सही है क्या? He did not succeed तो सही है, एक वर्ब है कंपाउंड। Despite his hard working, ये यहाँ पे वर्ब ही नहीं है। His hard working फिर से ये नाउन हो गई। दो हार्ड वर्किंग, वो हार्ड वर्किंग था, he did not succeed, तो इसमें भी कोई वर्ब नहीं है, सिर्फ एक ही वर्ब है। ये दोनों ही क्या है? सिंपल सेंटेंस है, गलत हो गया। He worked hard yet डिड नॉट सक्सीड, उसने मेहनत की फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। यट लगा हुआ है, दो क्लोज हैं, दो मेन वर्ब हैं, सॉरी फाइनाइट वर्ब हैं, यट से जुड़ी हुई है, कंपाउंड सेंटेंस, मीनिंग भी दे रहा है। डिस्पाइट हार्ड वर्क सक्सेस डिड नॉट कम, कोई मतलब ही नहीं, सेंटेंस ही नहीं बन रहा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसमें उत्तर होगा सी। तो आज वाली क्लास बड़ी ही इंटरेस्टिंग रही, क्योंकि मैंने लास्ट वाले थोड़े जल्दी, क्योंकि ये चीज़ें कॉमन है, बार बार चल रही है। मैंने आगे पूरे अच्छे से थियरी से सारे क्वेश्चन किए हैं, तो आगे वाली चीज़ें आपको थोड़ी जल्दी आने भी चाहिए, ठीक है ना? तो थोड़ा थोड़ा आप जल्दी करें। आज की क्लास कैसी रही और क्या समझ में आया आपको? क्योंकि बहुत प्रश्नों से बहुत बार बातें निकलती है ना, तो वो जैसे कंपाउंड क्या होता है, सिंपल क्या होता है, अगर ये चीज़ें आप इनकी परिभाषा को समझें तो भी ये पूरी हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। अपने कॉमेंट दीजिएगा आज की क्लास कैसे लगी। मिलते हैं कल, बाय।